मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरी रैंक 27 आई है और मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है। मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी था। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2016 और 2018 में भी प्रीलिम्स का पेपर अटैम्प्ट किया था, बट मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बट 2019 में मैंने तीनों स्टेजेस में मैं क्वालिफाई कर पाया और मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हुई है। आज मैं आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम के थ्रू आपको अपनी जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज़ थी या जो मैंने किया और जो मुझे वर्क नहीं कर पाया, मैं उन सब के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हुई थी 2016 में। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल एक प्राइवेट सेक्टर एमएनसी में काम भी किया है। और ड्यूरिंग दैट टाइम 2016 में मैंने एक प्रीलिम्स का अटैम्प्ट दिया था, जो कि कुछ हद तक बेसिक पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था, लेकिन करंट अफेयर्स हो गए या कुछ और अलग अलग सोर्सेज होती हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाया ढंग से। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ने की ज़रूरत है। जॉब के टाइम भी मैंने कोशिश करी कुछ हद तक पढ़ने की। अपना ऑप्शनल की कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने मित्राज IAS से, और इसीलिए मैंने ट्राई करा कि और भी कुछ करंट अफेयर्स वगैरह रेगुलर अपडेट लेता रहूं। बट फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2018 में मुझे रिज़ाइन करके ही अपनी फुल टाइम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने 2018 मार्च में मेरा लास्ट डे था और मई 31 2018 को हमारा प्रीलिम्स था। उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, वहाँ मैंने फोरम IAS से एक SFG प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन किया था, ताकि मैं प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर पाऊँ अच्छे से। और साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस भी करी थी वहाँ पे, प्री कम मेंस वाली। तो उनसे हेल्प हुई थी, ज़रूर हेल्प हुई थी। और SFG के टेस्ट देने के बाद मुझे कई सारे रिवीजन जैसे होता है, रिवीजन करने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सोर्सेज पता लगी कि किस किस सोर्सेज से क्या क्या पढ़ा जा सकता है, तो यहाँ तक हेल्प रही। लेकिन 2018 का पेपर ऐसा था कि उस वक्त मैं पेपर में थोड़ा सा पैनिक कर गया। हुआ ये कि मैं क्योंकि ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, खूब सारे टेस्ट और खूब सारा रिवीजन कर करके। सो इशू ये हुआ कि फ़र्स्ट आइट्रेशन ही मुझे 1.5 से 1.25 घंटे लग गए फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन इटसेल्फ। दूसरी आइट्रेशन के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे। तो जल्दी जल्दी में मैंने क्या करा, मैंने अपने इंट्यूशन से ही आंसर्स को मार्क करना शुरू कर दिया। आखिर में मैंने रियलाइज़ करा कि मैं 97 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा थे उस डिफ़िकल्टी लेवल के में। सो मेरा उस वक्त स्कोर नहीं आ पाया, 90 के अराउंड मेरा स्कोर था प्रीलिम्स में। सो उस वक्त मुझे कई सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। 2018 के प्रीलिम्स के बाद मैंने फोरम IAS का MGP प्रोग्राम भी ज्वाइन करा था और करंट अफेयर्स क्लासेस तो पुरानी वाली प्री कम मेंस वाली चल ही रही थी। साथ साथ मैंने MK यादव सर हैं दी IAS हब के, उनका QEP प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, जो कि मेंस वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छी क्लासेस मानी गई और मैंने पूरी अटेंड करी। मैंने फिर भी अपने दिमाग में ये चीज़ रखी कि 2018 का मेंस मुझे देना ही है, चाहे घर पे ही सही, बट देना ज़रूर है। तो वो दिमाग में था। उस दिमाग से मैंने अपना करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो साथ साथ मैंने करी, और साथ ही साथ MK यादव सर की QEP क्लासेस भी मैंने पूरी करी और उनका रिवीजन भी रेगुलर करा। फ़ायदा ये हुआ कि ये सारी चीज़ों के मेरे नोट्स तैयार हो चुके थे। तो जब 2019 की बारी आई तो 2019 में मुझे इन सब को फ़ायदा हुआ और मेरे को ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े या नोट मेकिंग में या फिर रिवीजन में। तो यहाँ मुझे को फ़ायदा हुआ। साथ साथ प्रीलिम्स की जो मिस्टेक्स की बारे में बात है, तो प्रीलिम्स में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने प्रिपरेशन ईयरली कंपाइलेशन से मैं कर रहा था उस टाइम, उसको मुझे स्प्रेड करने की ज़रूरत थी। तो डेली करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया, और डेली करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कि बहुत बड़ा एक लोग सोचते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज़ रोज़ उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मैंने हिंदू न्यूज़पेपर को नहीं सब्सक्राइब करा कभी। मैंने हमेशा एक राउज़ IAS करके एक DNS का वीडियोज़ आती हैं, रोज़ रात में अपलोड हो जाती थी। 2018 से
अभी तक मैंने रोज़ उसकी वीडियोस देखी हैं, रोज़ उनको रिवाइज़ करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ लगाई थी मैंने। जैसे मैं उनको वीडियोस को फ़ोन पे देखता था, तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेता था और स्क्रीनशॉट लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था मैंने, जिसमें मैं ही था, और उसमें मैं स्टोर कर लेता था सभी स्क्रीनशॉट्स को एनोटेट करके, टैग करके, तो उनका रिवीजन बहुत आसान हो जाता था। तो ये चीज़ मैंने करी ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो स्प्रेड हो पाए पूरे ईयर वाइज। मंथली कंपाइलेशंस भी मैं पढ़ रहा था, राउस की ही मैंने फॉलो करी। राउस की फोकस मैगज़ीन आती है, उनकी मैंने मंथली मैगज़ीन्स पढ़ी, और फिर इन दी एंड जब प्रीलिम्स बहुत पास आ गया, जब 2 महीने ही बचे थे, मिड मार्च से शुरू किया मैंने, तो राउस की जो कंपस बुकलेट आती है, उन कंपस बुकलेट्स को भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा और पढ़ा। साथ साथ जब प्रीलिम्स आ गया था मिड मार्च में, उसके साथ साथ मैंने MK यादव सर का ही INA प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था। उनकी भी कुछ जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके लिए मैंने वो चीज़ ज्वाइन करी थी। जैसे सर ने गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छा कराया था, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कीम उनसे अच्छा कोई करा सकता है जिस ढंग से उन्होंने रिवाइज़ कराया था। और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया। बट हाँ, ये चीज़ है कि MK यादव सर के नोट्स से सभी कुछ उस वक्त सारी थीम्स, सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो सकते थे, तो इसलिए राउस की जो वीडियोस हैं या राउस के जो मंथलीज़ और ईयरली कंपाइलेशंस हैं वो भी काम आई। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, मेरी ये 2 सोर्सेज मेजर थी। MK यादव सर के नोट्स जो मेरे फाउंडेशन बेस मटेरियल था, जिसको मैंने कम से कम 10 या 12 बार पढ़ा होगा, और साथ ही साथ राउस की जो कंपस मैगज़ीन्स हैं जो आखिरी में आती हैं, उनको मैंने रिवाइज़ करा 2 या 3 बार लगभग। इस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया। अब बात आती है प्रीलिम्स का पेपर दिया कैसे जाए। तो इसके अंदर भी टेक्निक मेरी ये थी कि मैं 3 आइट्रेशंस में पेपर को करता था। 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो पहली आइट्रेशन सबसे लंबी होती थी, अराउंड 1 घंटा लगता था, लेकिन उस एक आइट्रेशन में मैं सारे क्वेश्चंस मुझे पढ़ लेने हैं, सारे क्वेश्चंस को मेरे को अच्छे से एलिमिनेट कर देना है ऑप्शंस, जो आई एम कम्प्लीटली श्योर कि ये ऑप्शन एलिमिनेट कंप्लीट हो सकता है। साथ साथ मैं हर क्वेश्चन पे एक कैटेगरी मार्क कर लेता था कि ये किस कैटेगरी का है। मैंने 4 कैटेगरीज बना रखी थी क्वेश्चंस की। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मैं कम्प्लीटली श्योर था, कुछ ऐसे थे जिसमें मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा था बट 3 बच जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जिसमें सिर्फ 2 ही बच जा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिसमें मैं कुछ नहीं एलिमिनेट कर सकता था। तो ऐसे कैटेगरी 4, 3, 2, 1 ऐसे करके मैंने कैटेगराइज कर रखा था। तो इन्हीं कैटेगरी को मैं फर्स्ट आइट्रेशन में ही मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। तो फर्स्ट आइट्रेशन लगभग 1 घंटे की चलती थी। उसके बाद अराउंड 20 से 25 मिनट मैं नेक्स्ट सेकेंड आइट्रेशन को देता था, जिसमें मैं कैटेगरी 3 और कैटेगरी 2 में और लॉजिक लगाने की कोशिश करता था कि मैं किसको और ज़्यादा एलिमिनेट कर पाऊँ, कुछ कैलकुलेटेड गेसेस ले पाऊँ। जब ये हो जाता था फिर मैं कैलकुलेट इस ढंग से करता था कि ओवरऑल जो MCQ OMR शीट है, कितने क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर लिए हैं मैंने 80 से ज़्यादा कर लिए हैं, 85 कर लिए हैं, लेट्स से 65 कर लिए हैं, या 90 ही कर लिए हैं। तो वो सब देखना कि कहाँ मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितना और रिस्क लेने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे कैलकुलेट कर लेता था मैं। फिर मैं जो आखिरी के 10-15 मिनट बचते थे, लास्ट में मैं कैटेगरी 1 वाले, या जिसमें मुझे कुछ आइडिया नहीं है बट एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, उनको यूज़ करता था, ताकि वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस एक एडिक्वेट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्वेश्चन के कर सकूं। ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं 90 से लगभग ज़्यादा अटैम्प्ट करूं, और इस नंबर पे मैं इसलिए पहुंचा था क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी थी, और मुझे ये था कि अगर मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा, मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से मेरा स्कोर 120 के आसपास होना चाहिए। और इस 2019 के प्रीलिम्स के लिए मैंने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे, मुझे लगता है मेरा स्कोर 130 के आसपास आना चाहिए। अभी मार्क्स नहीं आउट हुए हैं, बट मेरा स्कोर इतना तो आना चाहिए। मेंस की जहाँ तक बात आती है, मेंस के लिए मैंने एक चीज़ और करी थी कि मैं प्रिपरेशन, जो डेली करंट अफेयर्स भी था, प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ने लग गया। तो इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब ये था कि अगर कुछ आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसको फ्रेमवर्क्स या आउटलाइंस में पढ़िए। इसका एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। अगर कोई पूछे आपसे कि इसके क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या इन्फ्लुएंस था, तो
हमें स्पेक्ट्रम अगर हमने पढ़ी है तो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद आएंगे कि उस किताब में क्या लिखा था। 10 पॉइंट्स थे तो 10 में से आपको हो सकता है 4 या 5 मेमोरी से याद आ जाएं। बट मैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ता था ताकि एक स्टोरी की तरह सब चीज़ें याद आ जाएं और एक फ्रेमवर्क भी बन जाए साथ साथ, ताकि अगर मेंस में भी ये क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको लिख सकूं। अब इसी एग्जांपल में अगर मैं फ्रेमवर्क आपको बताना चाहूँ तो फ्रेमवर्क मेरे लिए ये होगा कि पहला, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कितनी थी, क्या विमेन थी कि नहीं थी, क्या रूरल इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्या कैपिटलिस्ट थे कि नहीं थे, ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन में आ जाएंगी। उसके बाद नेचर ऑफ़ द मूवमेंट कैसा था, क्या वो डिसेंट्रलाइज था, क्या वो ऑर्गेनाइज था, क्या वो और सारे लोग भी इसमें बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी थे इसके अंदर नहीं थे, वो सब चीज़ें भी आएंगी उसके अंदर। फिर थर्ड आ जाएगा कि उसको सप्रेस करा गया, कितना सप्रेस करा गया, कितना लेवल ऑफ सप्रेशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से, कितनों को जेल हुई, कैसे हुआ। फिर आप आ सकते हैं क्या उसके कोई कल्चरल इम्पैक्ट्स भी थे, सोसाइटल इम्पैक्ट्स भी थे क्या। फिर आप आखिरी में लिख सकते हैं कि उसके फ्यूचर इन्फ्लुएंसेस भी थे क्या, किसी और मूवमेंट को उसने फ्यूचर इन्फ्लुएंस किया। ये सारी चीज़ें आपने जब एक फ्रेमवर्क के हिसाब से सोच लिया है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए उसको याद करने के लिए भी और मेंस में आंसर लिखने के लिए भी। तो हमेशा फ्रेमवर्क्स और आउटलाइंस में सोचिए। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, तो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स में मैंने कहीं पढ़ा था, यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, तो 4 तरह के राइट्स होते हैं चाइल्ड के, सर्वाइवल राइट्स, प्रोटेक्शन राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स और एडवांसमेंट राइट्स। आई थिंक इसके अंदर सभी वल्नरेबल सेक्शंस को आप यही फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गया, एल्डरली हो गया, आप यही 4 फ्रेमवर्क में उनके अंदर उनके हिसाब से कंटेंट पर्टिकुलर डाल सकते हैं। सो फ्रेमवर्क्स में सोचिए, स्ट्रक्चर्ड वे में सोचिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा मेंस में आंसर लिखने के लिए भी। अब आता है कंटेंट। तो कंटेंट के लिए वैल्यू एडिशन बहुत नेसेसरी है। जैसे मैंने बताया, एम.के. यादव सर की मैंने QEP क्लासेस करी थी और फोरम IAS से मैंने करंट अफेयर्स क्लासेस भी करी थी। इन सब से मुझे वैल्यू एडिड कंटेंट बहुत मिला। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे भी, जैसे ट्विटर वगैरह हो गए, उन पे कई ऑथर्स को, कई एडिटोरियल्स के जो न्यूज़पेपर के ऑथर्स होते थे उनको मैं फॉलो करता था, और वो जैसे ही कोई आर्टिकल लिखते थे या कुछ ऐसी ट्वीट करते थे जो यूटिलाइजेबल है एग्ज़ाम के लिए, उनको भी मैं नोट डाउन कर लेता था या समझ लेता था कि ये मेरे को मेंस में काम आ सकेगा। तो हमेशा आपकी एक क्वालिटी प्लीज़ जानिए कि आपके पास एक फ़िल्टरिंग आउट एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। क्या आपके लिए रेलेवेंट है, क्या आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। हमेशा एक एक्सट्रैक्टिव मोड में रहिए। हमेशा किसी भी रिपोर्ट को, बड़े बड़े टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, हमेशा ये सोचिए कि मुझे इसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, मैं इसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेंस एग्ज़ाम में। हमेशा इस ढंग से ही अपनी सारी स्ट्रैटेजी, सारी रीडिंग्स करिए। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कवर टू कवर पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये देखिए कि ये मेरे एग्ज़ाम में कैसे काम आएगा। अब क्वेश्चन आएगा, आपको पता कैसे चला कि ये एग्ज़ाम में काम आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए 2 मेजर सोर्सेज हैं, एक है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस को तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि किन किन थीम्स पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ किसको ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ओवरऑल मेरी प्री और मेंस की यही स्ट्रैटेजी रही। आंसर राइटिंग में मैंने कोशिश करी, प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, तो मेंस की मैंने टेस्ट सीरीज़ कुछ ज्वाइन करी, बट मैं कोई टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। टाइम मैनेजमेंट मुझे सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल लगता था कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊँ। 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं अटेम्प्ट करे। सीधा GS1 का जो मेंस का पेपर था, वही मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। इसकी स्ट्रैटेजी 2 चीज़ें में थी। पहली चीज़ ये थी कि मैंने 7 क्वेश्चंस इन 1 आवर की स्ट्रैटेजी पता करी और वहाँ से मैंने अटेम्प्ट करना कोशिश करी। अब ये मेरे को कहाँ से स्ट्रैटेजी पता चली, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, SOMP करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। तो वो चैनल चलाते हैं और वो अपनी टेस्ट सीरीज़ GS मेंस की और इवन फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। उसके एंड में उन्होंने कुछ मेंस मैराथन वगैरह रखे थे और वो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करता था। तो 7 क्वेश्चंस इन 1 आवर मेरे को वहाँ से चीज़ पता चली और उसको मैंने कंटिन्यू करा। कम से कम 20 बार तो मैंने उसको प्रैक्टिस करा होगा। 7 क्वेश्चंस 1 आवर मेरे हिसाब से बहुत ही एडिक्वेट और बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको काम आ सकता है। साथ ही साथ मैं दूसरा जो मेरा रोल था वो ये था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करा जाए। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 20 क्वेश्चन GS में आते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन आपको जैसे पता है 10 मार्कर्स होते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्कर्स। तो पहले तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी
क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सबसे पहले करा जाए और फिर सारे 15 मार्कर्स करे जाएँ यानी 11 to 20, और फिर वापस 10 मार्कर्स जो बच गए हैं यानी 3 to 10 इन सबको अटैम्प्ट करा जाए। तो इस तरह से मैंने देखा कि मेरी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो रही है और मैं आंसर्स को क्वालिटी आंसर्स भी लिख पा रहा हूँ विद इन 3 आवर्स टाइम। सो इट वॉज़ वेरी यूज़फुल कि टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से मेंस के लिए कर सकते हैं। प्रीलिम्स में मैं एक चीज़, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही बातें हैं, एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, प्लानिंग हमेशा बैकवर्ड प्लानिंग भी करिए। बैकवर्ड प्लानिंग का मेरा मतलब ये है कि जब डी डे है आपका, एग्ज़ाम का जो डी डे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेंस मेरा GS1 का किसी एक डेट पे है, तो ये इमेजिन करिए कि एक दिन पहले आपके पास ऐसा क्या मटेरियल होगा जो आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। उससे फिर पीछे इमेजिन करिए, उस एक दिन से पहले, एक हफ़्ते पहले मेरे पास क्या मटेरियल होगा, एक हफ़्ते से और पीछे जाइए, एक महीने पहले मैं क्या रिवाइज़ कर रहा हूँगा। तो जब ऐसे बैकवर्ड प्लानिंग करेंगे तो आप अपने नोट्स इस ढंग से बनाएंगे कि उनको कंसोलिडेट करेंगे, उनको 1 पेज में ट्राई करेंगे कि लिमिटेड मिनिमम चीज़ हो आपको और वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो यही चीज़ मेरी बैकवर्ड प्लानिंग काम आई। लास्ट मोमेंट पे मैंने ये करा था कि एक महीने पहले, जैसे मेंस आने वाला है उससे एक महीने पहले जितने भी मेरे पास नोट्स थे, चाहे वो MK यादव सर के QEP के नोट्स हों, चाहे वो फोरम IAS के करंट अफेयर्स के नोट्स हों, उन सबको मैंने एक रजिस्टर लिया और रजिस्टर में मैंने नोट्स के नोट्स बनाए। मतलब उन्हीं नोट्स को जो मुझे लगता था कि ये बहुत जगह यूटिलाइज़ हो सकता है, ये तो मुझे याद करना ही पड़ेगा, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए मेरे को ज़रूरत है, तो मैंने एक महीने पहले से ही वो मैं रजिस्टर बनाने लग गया था। धीरे धीरे वो रजिस्टर तो फिलअप हो गया और वो इतना बढ़िया मेरे पास कंटेंट हो गया सब चीज़ों का कि उसको ही मैं रिवाइज़ करता था हर पेपर से पहले। मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पहले मेरे पास बस एक वो रजिस्टर होता था, GS1 हो, GS2 हो, 3 हो, 4 हो, इवन essay हो, बस वो एक रजिस्टर होता था जिसको मैं रिवाइज़ करता रहता था। मैं किसी प्लेटफॉर्म पे चाहूँगा कि मैं उसको भी शेयर कर दूँ आपके साथ। और जहाँ तक नोट्स की बात है, डायग्राम्स ज़रूर बनाइए, डायग्राम्स को कंपाइल करिए जितने भी हैं। जैसे स्टैटिक में भी ज्योग्राफी के बहुत सारे डायग्राम्स हैं, एक कुछ 10-15 पन्ने ले लीजिए, उसमें सारे जितने भी NCERT से यहाँ से वहाँ से आपको डायग्राम्स मिलते हैं, सभी डायग्राम्स को इकट्ठा करके एक जगह बना के रख लीजिए। प्रैक्टिस होगी इससे, और दूसरी चीज़ आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के डायग्राम्स बना सकते हैं आप। आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे मैप्स भी हो सकते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप बना सकते हैं, हड़प्पा में टाउन प्लानिंग का मैप्स बना सकते हैं, पॉटरी को डायग्राम बना सकते हैं। आर्किटेक्चर में जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर के डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्तूपा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको धीरे धीरे पता चलेगा आर्ट एंड कल्चर में भी डायग्राम्स पॉसिबल हैं। उनको एक जगह कोलेट करके एक जगह बना के रख लीजिए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि आपको वैल्यू एडिशन करना है अपने क्वेश्चन में, अपने पेपर में, वो कर सकें आप। इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एक यूनेस्को का क्वेश्चन आया था कि लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। हाँ, मुश्किल था कुछ हद तक, उसमें वो आपके पास कंटेंट नहीं था, बट वैल्यू एडिशन आप कंक्लूजन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मुझे एस्से के लिए मुझे याद है मैंने यूनेस्को का प्रियम्बल में याद करके गया था, तो उसको मैंने कंक्लूजन में यूज़ कर दिया। तो उसका प्रियम्बल ऐसे था कि सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन, इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ मैन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। इसी को मैंने वहाँ कंक्लूजन में डाल दिया और फिर उसको कंटेक्स्ट से भी जोड़ा कि वाई इज़ इट रिलेवेंट टू दी क्वेश्चन, और उसमें मैंने बोला कि एंटायर ह्यूमैनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिफॉर्म दिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ऐसे करके मैंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही जैसे पावर्टी और हंगर का डाइवर्जेंस वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने एंगस डेटन है एक नोबल लॉरिएट, उनके न्यूट्री पजल्स के बारे में मैंने बताया। ये मुझे दिपिन सर के करंट अफेयर्स क्लासेस में से मिला था। मैंने एक उत्साह पटनायक ऑथर हैं, रिपब्लिक ऑफ हंगर उन्होंने बुक लिखी है, उसके बारे में मैंने लिख दिया। तो आप ये देखेंगे कि या तो मैं बुक्स कोट कर रहा हूँ, ऑथर्स को कोट कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, मिलन वैष्णव हैं, उन्होंने व्हेन क्राइम पेस करके एक बुक लिखी है, तो वो बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स के अंदर। अब हर कोई ये तो लिख देगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को इस ढंग से लिखा कि मिलन वैष्णव कहते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखिए इससे क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया, आपके पास कंटेंट एनरिचमेंट हो गया। ये ज़रूरी है, आप इस ढंग से अपने मेंस को आंसर में लिखें, इसके मार्क्स स्प्रेड होते हैं, बहुत अच्छे स्प्रेड होते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2020 का, आई वुड से बहुत इंटेंस हो जाइए, विड्थ कवर करिए, डेप्थ भी कवर करिए, और जितना पॉसिबल है मॉक टेस्ट भी दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अपने ह्यूरिस्टिक्स
सही करिए, क्या आपको लगता है स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, क्या गलत हो सकते हैं, उन सबको चेक करते रहिए। एक मैं टिप देना चाहूँगा, लिस्टिकल्स बनाइए, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बनाइए। मतलब आपको लास्ट डे में कुछ लिस्ट रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। लिस्ट जैसे नेशनल पार्क्स की लिस्ट हो गई, जैसे यूनेस्को की साइट्स की लिस्ट हो गई, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स की लिस्ट हो गई, या फिर रिपोर्ट्स की लिस्ट हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट हो गई। एक ऐसी लिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन सी लिस्ट्स को देखना है, रटना है, और एंड में एग्ज़ाम प्रीलिम से पहले आपको याद करनी है वो चीज़ें। ये आपको आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर देंगी और आपको हेल्प करेंगी आगे जाके रिवीजन में। मैंने प्रीलिम्स के बारे में आपको अच्छे से बताया, मेंस के बारे में भी मैंने स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी। इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू दरअसल फर्स्ट डे ही था 17 फेब को, और इस बार मेंस का रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आया था। सो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरा मेंस होगा, तो मैं नेक्स्ट मेंस की ही तैयारी कर रहा था। बट क्योंकि अब मेरे पास लेस देन 1 मंथ था प्रिपेयर करने के लिए, मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ, और थोड़ा सा हारी करी मैंने। तो इसके अंदर जो डैफ था, डैफ पे ही सबसे ज़्यादा मैंने काम करा। 1-2 जगह मैं गया आईजीपी के लिए, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ ज्वाइन करा। नेक्स्ट आईएएस में आईजीपी प्रोग्राम था, वो ज्वाइन करा, बिकॉज़ इंजीनियर्स के लिए मुझे लगता है वो बहुत ही एक अच्छी जगह है ज्वाइन करने के लिए। फोरम आईएएस से मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड था, तो वहाँ भी मैं गया। आयुष सर से मेरी नियॉन जो हैं उनसे मेरी बात हुई, और ग्रुप मॉक्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करे, डैफ एनालिसिस का उन्होंने अच्छा करा, तो वहाँ मुझे बहुत हेल्प हुई। दी आईएएस हब एमके यादव सर के यहाँ भी मैंने कुछ क्लासेस अटेम्प्ट करी, एक मॉक भी दिया, और सर के साथ पर्सनल इंटरेक्शंस भी होते थे, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई। इसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यूज़ 1-2 जगह और दिए थे, जैसे संकल्प एक इंस्टीट्यूट है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं गया था मॉक देने, और एक रेस आईएएस का भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। तो ओवरऑल 5 से 6 मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए। डैफ एनालिसिस पे मैंने फोकस करा, और अपना फ़िलॉसफी ऑप्शन को एक बार बस एक दिन बैठ के उसको रिवाइज़ कर लिया। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट आईएएस की जो क्लासेस थी उनमें हेल्प मिली मुझे। इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ लिया, कम्युनिकेशन मैंने पढ़ लिया, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बोलना चाहेंगे तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ठीक भी हुई थी, कुछ चीज़ें मुझे लगता था कि मैंने अच्छा आंसर कर दिया, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेटर आंसर कर सकता था इंटरव्यू के बाद। सो अभी एक्चुअली कई सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी होती हैं इंटरव्यू में, तो हम ओवरऑल तो नहीं जज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका इंटरव्यू कैसा गया। हमेशा ये देखिए कि हमेशा कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती और बहुत ख़राब नहीं होती, एवरेज भी होता है, अबव एवरेज भी होता है, बिलो एवरेज भी होता है, तो एक स्पेक्ट्रम होता है। तो अब देखते हैं मार्क्स के बाद, बट आई थिंक इंटरव्यू में आप अपने हाथ में आपके जो है आप वही कोशिश कर सकते हैं। और आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और मोटिवेशन ज़रूर बनाए रखिए। मैं हमेशा से कोशिश ये करता आया हूँ कि मैं श्रीमद् भगवद गीता की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करूँ। जैसे वो कहते हैं कि जर्नी को या अपने कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए रादर दैन द रिज़ल्ट। मुझे हमेशा से यही लगता है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको एंजॉय करिए, उसमें खुश होइए, उसमें आप क्यूरियोसिटी जनरेट करिए अपने अंदर कि आप जानना चाहते हैं, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट उसके लिए पढ़ना आपके ज़रूर हाथ में है। प्रिपरेशन करते रहिए, ज़रूर आप सफल होंगे। और इसी के साथ थैंक यू।